स्टडी हब में आप सबका स्वागत है। दिस इज शांभवी पांडे। आज हम लोग पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपकी आगामी परीक्षा सीटेट यूपीटेट में कुछ महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? पूछ रहा है ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है। तो ऑप्शन ए दिया है, यह सरकार एवं व्यवसाय का नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने तथा परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। ऑप्शन बी दिया है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, परितंत्र अनुकूल प्रौद्योगिकियों को अपनाने एवं हेतु विकासशील देशों के वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। ऑप्शन सी दिया है, यह वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक काम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतः सरकारी समझौता है। ऑप्शन डी दिया है, यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय आरईडी पहलों में से एक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझाने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण समाधान है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है? मृदा है कि जल है कि वायु है कि वनस्पति है? तो आप लोग का पर्यावरण पारिस्थितिकी का जैविक घटक वनस्पति होता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक क्या है? ऑप्शन ए दिया जंतु, ऑप्शन बी दिया वनस्पति, ऑप्शन सी दिया प्रवाहित जल, ऑप्शन डी दिया पारिस्थितिकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रवाहित जल। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक प्रवाहित जल होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवों तथा, क्या पूछ रहा है आपसे, एक बार देखिए, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी पारिस्थितिकी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो वो ऑप्शन ए दिया ओडम ने, ऑप्शन बी दिया टांसले ने, ऑप्शन सी दिया टेलर ने, ऑप्शन डी दिया डार्विन ने। तो इकोलॉजी की पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टांसले ने किया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे थे ना आप लोग। वन में पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? वन के पारिस्थितिकी तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? ऑप्शन ए दिया उत्पादक, ऑप्शन बी दिया उपभोक्ता, ऑप्शन सी दिया द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन डी दिया अपघटनकर्ता। तो वन में पारिस्थितिकी तंत्र के कवक को अपघटनकर्ता के समूह में सम्मिलित किया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहतार्थ किसे बनाया गया है? ठीक है, जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहतार्थ किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन ए दिया ग्रीन क्लाइमेट फंड, ऑप्शन बी दिया क्लाइमेट रिलीफ फंड, ऑप्शन सी दिया है ग्रीन बैंक, तो ऑप्शन डी दिया है वर्ल्ड ग्रीन फंड। तो इसका राइट आंसर है ग्रीन क्लाइमेट फंड। जलवायु परिवर्तन में सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश की सहतार्थ ग्रीन क्लाइमेट फंड को बनाया गया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? वनों को नष्ट करने का कुप्रभाव क्या पड़ता है? तो ऑप्शन ए मृदा अपरदन पर, ऑप्शन बी खरपतवार नियंत्रण पर, ऑप्शन सी सूर्य के प्रकाश पर, ऑप्शन डी चारागाहों के वृद्धि पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मृदा अपरदन पर। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9 को आप लोग देखिए, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, पहाड़ों पर काफ़ी नमी व जल होता है, फिर भी यहाँ मरुविद्ध क्यों होते हैं? फिर भी यहाँ मरुविद्ध क्यों होते हैं? तो ऑप्शन ए दिया, देखिए क्या दिया, पहाड़ों पर जल बर्फ में बदल जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप लोग को पता है। तो क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ढलानों के कारण पानी बह जाता है और पौधों द्वारा उपयोग में नहीं लाया जाता, बिल्कुल सही है। क्योंकि पहाड़ पर ढलान होते हैं उसके कारण पानी बह जाता है, पानी उसके पौधों के उपयोग में वो नहीं आता है। ठीक है, पहाड़ों की चट्टानों जल अवशोषित नहीं कर पाते, गलत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। आप लोग ऑप्शन थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ें तो इसका राइट आंसर आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए आप लोग।
प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन ए दिया है खेत, ऑप्शन बी दिया है बांध, ऑप्शन सी दिया है झील, ऑप्शन डी दिया है पार्क। तो सी जो है बिल्कुल सही बात है, झील। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण झील है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? प्रवाल भित्ति है कि वेटलैंड है कि नदी है कि खेत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण खेत है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? नदी है कि प्रवाल भित्ति है कि बांध है कि तालाब है? तो बी बिल्कुल सही है, प्रवाल भित्ति। लवणीय जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण प्रवाल भित्ति है, बिल्कुल सही बात है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? समुद्र तट है, समुद्र तट है कि खाड़ी है कि एस्चुरी है कि तालाब है? तो स्वच्छ जल पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को कौन जोड़ते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी है कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर सी अकार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर डी है उपभोक्ता। तो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक और अजैविक घटकों को अकार्बनिक पदार्थ जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्या हो रहा है भाई साहब? एक मिनट, हाँ। क्वेश्चन नंबर 15 आ गया आपके स्क्रीन पे। मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? पशुओं को अत्यधिक चराकर, वनस्पति के कटाव द्वारा, कि वनारोपण द्वारा, कि पक्षियों की जनसंख्या को बढ़ाकर? तो मृदा अपरदन को वनारोपण के द्वारा बचाया जा सकता है। वन को रोप करके यानी आपको भी ये कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, जिससे मृदा अपरदन को हम लोग बचा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए। और आप लोग को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इसलिए सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए क्लास को करते हैं बंद। आज लाइव क्लास नेटवर्क इशू है इसलिए नहीं लिया जा रहा है, इसलिए आप लोग को रिकॉर्डेड क्लास डाल दिया जा रहा है ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सकें, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूसली रख सकें। और सीटेट का फॉर्म जल्द से जल्द आने वाला है, आप अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छे से कर सकें। चलिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।